दोस्तों, बाघ यानी बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर 300 किलो से भी अधिक भारी हो जाता है, किंतु ये भारी जीव आपके अनुमान से भी अधिक शांत हो सकता है। यदि आप जंगल में भटक रहे हों तो एक बाघ आपके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा और आपको पता तक नहीं चलेगा। बाघ के पंजे गद्देदार होते हैं और ये अपने पैरों को इतनी नज़ाकत से रखता है कि 300 किलो भारी ये जानवर सूखे पत्तों पर भी बिना किसी आवाज़ के चल सकता है। शांति से चलने वाला बाघ जोरों से दहाड़ता है। बाघ की एक दहाड़ से पूरे जंगल में सनसनी फैल जाती है। सारे जीव जंतु चौकन्ने हो जाते हैं। बाघ को जंगल की आत्मा कहा जाता है। पशु जगत में संतुलन बनाए रखने के लिए बाघ जैसे ताकतवर शिकारी जीव का अस्तित्व बने रहना बेहद ही आवश्यक है। ये बड़े शाकाहारी जीवों को मारकर उनकी संख्या को काबू में रखता है। दोस्तों, प्रकृति ने बाघ को जन्मजात कातिल बनाया है। बाघ न सिर्फ ताकत और आकार में शेरों से बड़े होते हैं, बल्कि शेर के 3 इंच के नाखून की तुलना में बाघ के नाखून 4 इंच लंबाई लिए हुए होते हैं। साथ ही बाघों के दांतों की लंबाई और काटने की शक्ति भी शेरों की तुलना में अधिक होती है। चीन के चिड़ियाघरों में अक्सर शेरों और बाघों को एक ही बाड़े में रखा जाता है। जहां कई बार इन दोनों जीवों में दोस्ती हो जाती है तो कई बार हिंसक झड़पें भी हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जब कुछ शेर एक साथ मिलकर एक बाघिन पर हमला करते दिखाई पड़ते हैं। बाघिन घायल हो जाती है, तभी उस घायल बाघिन की मदद करने प्रमुख नर बाघ आ जाता है। इस नर बाघ को देखकर शेर भाग खड़े होते हैं, किंतु एक युवा शेर जवानी के जोश में आकर बाघ से भिड़ जाता है। किंतु यह युवा शेर एक बड़े नर बाघ का सामना करने के काबिल कतई नहीं था। बाघ इस युवा शेर की गर्दन दबोच लेता है। चिड़ियाघर कर्मी बीच बचाव को आते हैं। हवा में फायरिंग करके युवा शेर को बाघ के चंगुल से छुड़ाया जाता है, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिड़ियाघर में डॉक्टर की एक टीम युवा शेर को बचाने के हर संभव प्रयास करती है, लेकिन शेर की जान नहीं बच पाई। इस हमले से हम एक नर बाघ की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। प्राचीन समय में जहां बाघ पूरे भारतवर्ष में पाए जाते थे, वहीं शेर बेहद सीमित इलाके में ही मिलते थे। काफ़ी संभावना है कि प्राचीन समय से ही बाघ शेरों को खदेड़ने के काबिल रहे हों, क्योंकि अगर हम वर्तमान की भी बात करें तो जहां एक और बाघ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण भारत में केरला तक मिलते हैं, वहीं शेर गुजरात में सिर्फ गिर के जंगलों तक ही सिमटे हुए हैं। किंतु दोस्तों, भले ही बाघ जंगल का सबसे खूंखार प्राणी हो, लेकिन यह उस खूंखार प्राणी का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने हजारों साल पहले ही जंगलों में रहना छोड़ दिया था। वो प्राणी है हम इंसान। माना जाता है कि 19वीं सदी में भारत में बाघों की संख्या 1 लाख से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन इस सदी में भारत में इंसानों की आबादी इतनी तेजी से बढ़ी कि निरंतर जंगली क्षेत्रों को नष्ट किया जाने लगा। कहीं घर, कहीं कॉलोनियाँ तो कहीं खेत बनाए जाने लगे। नतीजन बाघ के शिकार में बेहताशा वृद्धि हुई। एक साथ ही लगातार सैकड़ों की संख्या में बाघों को मारा गया और आज भारत में मात्र 2 से 3 हजार बाघ ही बचे हैं। अंदाज़ा लगाया जाता है कि बाघ के शिकार की शुरुआत सबसे पहले मुगल बादशाह अकबर के काल में हुई थी। अकबर के समय में इंसानों के हथियार इस काबिल हो चुके थे कि इन हथियारों से आसानी से बाघ को मारा जा सकता था। शुरुआत में बाघ को मार डालना एक गर्व का विषय समझा जाता था। कोई राजा किसी बाघ को मारता तो राज्य में उस राजा के नाम के जयकारे लगते थे। बाघ का शिकार बेहद ही अधिक साहस, गौरव और ताकत का प्रतीक समझा जाता था। किंतु ब्रिटिश युग आते आते बाघ का शिकार सिर्फ एक खेल में तब्दील हो गया। अंग्रेजों के पास शानदार बंदूकें थी जिनसे सैकड़ों फीट की दूरी से बाघ को निशाना बनाया जा सकता था। इन हथियारों के दम पर बाघ का शिकार गौरव का नहीं बल्कि सिर्फ एक मनोरंजन का साधन भर रह गया। जंगलों में ऐसी इमारतें निर्मित हुई जहां शिकारी अंग्रेजों के ठहरने का प्रबंध होता था। छोटे छोटे ऐसे अनेकों मानव निर्मित ढांचे बनाए गए जहां खड़े होकर या छुपकर बाघों को निशाना बनाया जा सकता था। एक साथ ही सैकड़ों की संख्या में बाघों को मारा जाता, उनकी लाशों की नुमाइश लगाई जाती। अमीर लोग शान से बाघ की खाल को अपनी हवेली में टांगा करते थे। अंग्रेज चले गए, भारत आज़ाद हो गया, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी बाघों को आज़ादी नहीं मिली। माना जाता है
कि 1947 तक भी भारत में 40,000 से ज़्यादा बाघ मौजूद थे। इनकी गर्जनाओं से रातें गूंजा करती थी। शायद उन गर्जनाओं से हम इंसानों की नींदों में खलल आती होगी, इसलिए आज़ादी के बाद भी बाघों का शिकार जारी रहा। आज़ादी के बाद भारत में इंसानी आबादी और भी तेज़ी से बढ़ी और इस बढ़ती आबादी के जीवन यापन के लिए और भी अधिक जंगलों को काटे जाने की निरंतर आवश्यकता पड़ती रही, जिस कारण बाघों के शिकार में और भी अधिक तेजी आ गई। हालात ये हो गए कि 1970 आते आते भारत के अनेकों हिस्सों से बाघों के विलुप्त होने की सूचनाएं मिलने लगी। जो इलाके कभी बाघों की दहाड़ों से गूंजा करते थे, उन इलाकों में सुनसान शांति पसरी रहती थी। जब हर ओर से बाघ विलुप्त होने लगे तो सरकार नींद से जागी और 1972 में सरकार ने वन्य जीवों के लिए नए कानून बनाने शुरू किए। बाघ का शिकार प्रतिबंधित किया गया। वर्ष 1973 में भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी दिया गया। इससे पहले तक राष्ट्रीय पशु का दर्जा शेर को प्राप्त था। इस वर्ष पहली बार बाघों की गणना भी की गई। गणना के परिणाम भयंकर थे, क्योंकि कभी लाखों की संख्या में बाघ होने के कारण बाघों का देश कहे जाने वाले भारत में मात्र 1800 बाघ ही बचे हुए थे। दोस्तों, भारत जैसे देश में बाघों की घटती संख्या को रोकना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि यहाँ अनेकों ऐसे लोग थे जो खुद की जाति ही शिकारी बतलाते थे। ये लोग दिन भर जंगलों में शिकार करते, जिससे इन्हें खुद भी खाने को मांस मिलता और कुछ अतिरिक्त मांस को बेचकर ये अपनी अन्य जरूरतें पूरी करते थे। ये लोग बाघों का शिकार भी बड़े पैमाने पर करते थे, क्योंकि बाघ की खाल महंगे दामों में बिकती थी। ऐसे में शिकार पर प्रतिबंध लगाने से तो इन लोगों का रोजगार ही खत्म हो जाता, किंतु भारत सरकार के प्रयास बेमिसाल रहे। उन्होंने शिकारी कहे जाने वाले इन लोगों को अन्य रोजगार दिए। भारत में बाघों को देखने विदेशों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते थे। ऐसे में शिकारी लोगों को उन टूरिस्टों के लिए गाइड या ड्राइवरों की नौकरी दी गई। साथ ही उन्हें जागरूक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई गई। नतीजन धीमी गति से ही सही, किंतु एक बार फिर से भारत में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी और आज भारत में बाघों की संख्या 3000 के आसपास हो चुकी है। दोस्तों, जहां बाघों का जिक्र होता है, वहां जिम कॉर्बेट साहब का जिक्र हुए बिना बात अधूरी सी रह जाती है। जिम कॉर्बेट 1875 में जन्मे आयरिश मूल के भारतीय लेखक व दार्शनिक थे। माना जाता है कि उनके जितना माहिर शिकारी कोई नहीं हुआ। वो आदमखोर बाघों को मारते थे। आदमखोर बाघ वो बाघ होते हैं जो खासतौर से इंसानों पर ही हमला करते हैं। लेकिन बाघों का शिकार करते करते जिम कॉर्बेट साहब को बाघों के प्रति बेहद ही अधिक लगाव हो गया था। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने बाघों को बचाने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास किए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब भारत के जंगलों में ये शानदार जानवर यानी बाघ नहीं रहेगा, और सच में वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस दिन भारत से बाघ विलुप्त हो जाएंगे, उस दिन सही मायने में भारत एक गरीब देश हो जाएगा। वास्तव में बाघों को जितना जिम कॉर्बेट ने जाना, उतना किसी ने नहीं जाना। कॉर्बेट साहब ने भारतीयों को बताया कि वास्तव में बाघ इंसानों को शिकार बनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसान और बाघों का सामना बेहद ही कम होता है। इसलिए बाघों को दो टांगों पर चलने वाला इंसान बेहद अजीब और डरावना लगता है। किंतु यदि किसी बाघ को कोई चोट आदि लगी हो जिससे वो हिरण जैसे तेज दौड़ने वाले जानवर को ना पकड़ पाए, तो भूख के चलते बाघ मानव बस्तियों पर हमला बोल देते हैं। जिम कॉर्बेट ने एक आदमखोर बाघिन को मारा था। कहा जाता था कि वो बाघिन 430 से अधिक इंसानों को अपना शिकार बना चुकी थी। जिम कॉर्बेट ने बाघिन का मुआयना कर ये पाया कि कुछ साल पहले किसी शिकारी ने उस बाघिन के मुंह पर गोली मारी थी, जिसकी वजह से उस बाघिन के कई दांत टूट चुके थे। इसीलिए वो बाघिन जंगल में सामान्य रूप से जीवों का शिकार नहीं कर पा रही थी और आदमखोर बन गई थी। दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहा करते थे कि भारत में नेता कभी भी बाघों को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बाघ उन नेताओं को वोट नहीं देते, जबकि जो बंदूकों का लाइसेंस लेने वाले शिकारी हैं वो जरूर नेताओं को वोट देते हैं। 1955 में उन्होंने अपनी मौत से थोड़े ही समय पहले बड़े दुख और निराशावादी लहजे में कहा था कि भारत में बाघ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल ही जीवित रह पाएंगे। लेकिन आज जिम कॉर्बेट साहब की आत्मा को शायद थोड़ा सुकून अवश्य मिल रहा होगा, क्योंकि भारत में अब बाघों की संख्या बढ़ने लगी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।